Hello student, this time various separation method for separating components of mixture. जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है मिक्सचर के उनको सेपरेट करने के लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक जो मेथड्स है वो 10 मेथड है। फिल्ट्रेशन, सेपरेटिंग फनल, मैग्नेटिक सेपरेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेसिकली ये जो मेथड हम कर रहे हैं ये फिजिकल मेथड है। यहां पर हम कोई केमिकल प्रोसेस नहीं कर रहे हैं फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। यहां पर सिंपल फिजिकल मेथड हम यूज कर रहे हैं ताकि हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट कर पाए। सो लेट अस सी फिल्ट्रेशन मेथड। फर्स्ट मेथड इज फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड जैसे कोई मिक्सचर है सैंड एंड वाटर का। सो यहां पर अगर हमें इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, वाटर और सैंड को सेपरेट करना है, हम क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर के थ्रू इस सॉल्यूशन को पास करेंगे। क्योंकि सैंड पार्टिकल्स का साइज ज्यादा है तो वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएंगे और वाटर जो है वो पास हो जाएगा। इस तरीके से फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रह जाएगा, सैंड रह जाएगा और पानी जो है वो पास हो जाएगा और कंपोनेंट्स जो हो गए सेपरेट हो गए। सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें, सेपरेटिंग फनल, ऑयल एंड वाटर। बेसिकली अगर केरोसिन या ऑयल, केरोसिन और पानी मिक्स हो गया है या ऑयल और वाटर मिक्स हो गया है तो हम ये प्रोसेस यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। अगर सेपरेटिंग फनल की बात हम करें तो वो कुछ बेसिकली ऐसा होता है और यहां पर लगा होता है क्लैंप, एक नॉब लगा होता है, यहां पर बीकर। नाउ इसमें सेपरेटिंग फनल जनरली हम इमिसिबल लिक्विड, जो मिसिबल और इमिसिबल दो चीजें होती है। मिसिबल क्या होगी, जब कंपोनेंट्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। जैसे मैं सॉल्ट को वाटर में मिक्स करता हूं तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो कहां एडजस्ट हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडजस्ट हो जाएंगे। यहां वाटर का लेवल रेज नहीं होगा। लेकिन इमिसिबल लिक्विड्स की अगर मैं बात करूं, इमिसिबल चीजों की मैं बात करूं तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। जैसे ऑयल और वाटर, अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो वो सॉल्यूशन का लेवल जो है वो रेज हो जाएगा। ना यहां पर क्योंकि ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। सो वाटर क्या होगा, सेटल डाउन होगा और ऑयल जो है ऊपर फ्लोट करेगा। अब मैं इस नॉब को ओपन कर दूंगा तो वाटर नीचे बह जाएगा और इस नॉब को मैं कब तक ऑन रखूंगा, जब तक ये ऑयल का लेवल यहां तक ना पहुंच जाए। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकता हूं। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम इमिसिबल सॉल्यूशन या इमिसिबल लिक्विड्स, दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के मेथड में हम सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। थर्ड इज मैग्नेटिक सेपरेशन, आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। नाउ मैग्नेटिक सेपरेशन आप वर्ड से ही समझ में आ रहा है। यहां बेसिक हम मैग्नेट का यूज करते हैं फॉर सेपरेशन। अगर आयरन फिलिंग्स की हम बात करें तो आयरन फिलिंग्स जो होंगे वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये एक कन्वेयर बेल्ट है। नाउ बेसिकली क्या किया जाता है, उस मिक्सचर को इसके ऊपर पोर कर दिया जाएगा और ये कन्वेयर बेल्ट रोटेट करेगा। अब इस कन्वेयर बेल्ट के एक एंड पर हम मैग्नेट लगा देते हैं। अब मैग्नेट लगाने से क्या होगा, जो आयरन फिलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो आयरन फिलिंग्स है वो क्योंकि उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो वो क्या होंगे, इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहां पे एक ब्रश हमने लगा दिया है। अब ये पार्टिकल्स इस कन्वेयर बेल्ट पे मैग्नेट की वजह से चिपके रहेंगे और ये ब्रश से टकराकर यहां पर ढेर लगते जाएगा। किसका,
बाय आयरन फिलिंग सर। और क्योंकि सल्फर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, वो डायरेक्टली इस तरफ आके जमा होने लग जाएगा, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा और यहां पर सल्फर पाउडर जमा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हम फिजिकल मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इनमें कंपोनेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। फोर्थ की अगर हम बात करें, इवोपरेशन प्रोसेस, सॉल्ट एंड वाटर, ये आपने जूनियर क्लासेस में भी किया है। वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन जो है उसे हम अगर हीट कर दे या फिर नॉर्मल एनवायरनमेंट से वो हीट एब्जॉर्ब करके इवोपरेट होने लग जाएगा, वाटर जो है इवोपरेट होने लग जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, बर्तन में जो बच जाएगा वो क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा। तो इवोपरेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट, वाटर, इन सारी चीजों को, इन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड क्रिस्टलाइजेशन। अगर इवोपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो वो मेथड टोटली सेम है। यहां पे भी बेसिक, अगर हम सॉल्यूशन को हीट अप कर दे, ठीक है, तो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, लेकिन यहां पर एक छोटा सा चेंजेस है, क्रिस्टल्स में हमें क्रिस्टल्स मिलेगा, लेकिन इवोपरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो नमक हमें मिल रहा था कंटेनर के अंदर वो पाउडर फॉर्म में था या पाउडरी सा था, ठीक है। लेकिन क्रिस्टल्स अगर चाहिए तो यहां पर इस प्रोसेस में जब हम हीट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl ऐड किया जाता है, कुछ ड्रॉप्स HCl के ऐड कर दिए जाते हैं, ताकि जब इवोपरेशन प्रोसेस हो रहा हो तो जो सॉल्ट पीछे छूट जा रहा है वो क्रिस्टल्स फॉर्म में हो। क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या इम्प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स से हम प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स भी फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, इम्प्योर कॉपर सल्फेट को पहले वाटर में डिसॉल्व कर लो और जितने भी इम्प्योरिटीज है बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस आप उसे रिमूव कर दीजिए। अब इस सॉल्यूशन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लीजिए। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर हम यूज कर सकते हैं उस क्रिस्टल को डिसॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे। इसके बाद इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने तैयार किया, इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर लगाया और 1-2 दिन के लिए इसे छोड़ दिया। क्या होगा, एक दिन या 2 दिन के बाद हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स वो फिल्टर पेपर या वॉच ग्लास जो हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर हमें क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। सो दिस इज क्रिस्टलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड की अगर हम बात करें तो ये मेथड हम ऐसे सॉलिड्स या ऐसी चीजों के बीच में लगाते हैं, जनरली यहां पर अभी हम सॉलिड्स यूज कर रहे हैं। जो सब्लिमेट क्या होता है, सब्लिमेट सॉलिड क्या होता है, जो अपना स्टेट सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में आए बिना। तो ऐसे सॉलिड्स क्या कहलाते हैं, सब्लिमेट सॉलिड। से फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड का टेक्सचर की अगर हम बात करें वो ऑलमोस्ट सॉल्ट जैसा ही होता है, नमक जैसे ही दिखता है, लेकिन ये सब्लिमेट सॉलिड है। सो हम क्या करेंगे, इसे एक बीकर में हम कलेक्ट कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन हो गया इसका, और इसे हीट अप करते हैं। यहां पे हमने बर्नर रख दिया, तो बर्नर के वजह से क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है वो फ्यूम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और ऊपर उड़ने लगेंगे। यहां पर आप क्या कर दीजिए, कॉटन का कोई टुकड़ा लगा दीजिए। अब क्या होगा, जैसे जैसे वो रेज होते जाएंगे धीरे धीरे वो कंडेंसेट होने लग जाएंगे और अल्टीमेटली वो क्रिस्टल्स या फिर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होने लग जाएंगे। जो फनल या बीकर आप फ्लास्क यूज कर रहे हैं उसके कंटेनर्स के वॉल्स के ऊपर वो जमा होने लग जाएंगे। लेकिन सॉल्ट जो है वो एज इट इज यहीं पे
जमा रहेगा, सॉल्ट नीचे रहेगा और ये जो मिला हमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सिमिलरली कैम्फर एंड सैंड, कपूर जो आरती में हम यूज करते हैं, कैम्फर एंड सैंड अगर मिक्स हो गए हैं तो इन्हें कैसे सेपरेट किया जा सकता है? सेम प्रोसेस, हीट कर देंगे कैम्फर, क्योंकि सब्लिमेट सॉलिड है वो वेपराइज हो जाएगा और कंटेनर्स के वॉल्स के साथ स्टिक हो जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा। कंटेनर के अपर पार्ट में हमें कैम्फर मिल जाएगा और बॉटम पार्ट में हमें सैंड मिल जाएगा। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका एप्लीकेशन आपने देखा होगा, जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई होता है। जो ड्रम है उसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं और जब ड्रायर, बेसिकली ड्रायर जब ऑन होता है वॉशिंग मशीन का, वो ड्रम जो है बहुत स्पीडली रोटेट करने लगता है। अल्टीमेटली क्या होता है, वाटर की डेंसिटी की वजह से वाटर जो है वो दूर फेंका जाता है। दूर फेंका जाता है कहने का मतलब क्या है भाई, देख लेते हैं। जब भी आप झूले पे बैठे होंगे, वो घोड़ा वाला झूला जो होता है जनरली जो रोटेट करता है, अब इसमें क्या होता है, जब वो रोटेट करने लगता है तो वो हमें टिल्टेड दिखता है। नॉर्मल जब वो घूम नहीं रहा होता है तो स्ट्रेट रहता है, जैसे ही वो रोटेट करने लगता है वो टेढ़ा होने लग जाता है बिकॉज ऑफ वेट, उसके वेट के वजह से। सो यहां पर एक फोर्स जो एक्ट कर रहा है सेंटर से दूर, सर्कुलर मोशन पे, जब एक फोर्स होता है सेंटर की तरफ एक्ट करता है, एक सेंटर से दूर की तरफ एक्ट करता है। से फॉर एग्जांपल मैं रस्सी में पत्थर बांध के बहुत तेजी से उसे गोल गोल घुमा रहा हूं और किसी इंस्टेंट मैंने उस रस्सी को छोड़ दिया, तो क्या होगा, अगर मैंने इस इंस्टेंट पे छोड़ा और सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा है, अब यहां सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखते हैं हम, तो स्टोन का डायरेक्शन क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन पर सीधा निकल जाएगा। ये किस फोर्स के वजह से है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से। सिमिलरली ड्रम में, वॉशिंग मशीन के ड्रम में भी यही चीज हो रही है। बहुत स्पीडली ड्रम रोटेट कर रहा है, डेंसिटी के वजह से क्या होगा, पानी जो है वो पोर्स के थ्रू बाहर हो जाता है, वाटर सेपरेट हो गया और कपड़े ड्रम के अंदर रह जाते हैं और जनरली कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। इसके अलावा इस मेथड को हम फॉर सेपरेटिंग बटर फ्रॉम बटर मिल्क से हम जब बटर को सेपरेट करना है, बहुत विग्रेसली हम उसे रोटेट करते हैं और जो क्रीम है या जो बटर है वो फ्लोट करने लगता है और फिल्ट्रेशन मेथड या सिंपली हम बटर को सेपरेट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर फाइंडिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। जैसे अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, बहुत मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर क्या किया जाता है, एक स्टैंड रहता है और इस जगह पर होल्स रहते हैं और इसमें बेसिकली टेस्ट ट्यूब डाल दिया जाता है। अब टेस्ट ट्यूब डालने के बाद इसे बहुत स्पीडली रोटेट किया जाता है। अब क्योंकि ये रोटेट हो रहा है तो टेस्ट ट्यूब जो होता है वो कुछ इस तरीके से रोटेट करता है। अब इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जनरली ब्लड सैंपल भरा हुआ है। तो अगर हम इस टेस्ट ट्यूब की बात करें तो ब्लड के कंपोनेंट अलग अलग, क्योंकि अलग अलग डेंसिटी है तो ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्योंकि आरबीसी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है तो वो सबसे बॉटम में हमें मिलता है। उसके बाद अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की डेंसिटी होती है, प्लेटलेट्स की डेंसिटी होती है। तो सेकेंड लेयर जो हमें मिलेगी वो प्लेटलेट्स की, और सबसे कम डेंसिटी होती है प्लाज्मा की, तो वो सबसे ऊपर हमें मिल जाता है।
तो इस अकॉर्डिंग ब्लड टेस्टिंग जो किया जाता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ही हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। चाहे आप आरबीसी काउंट बोलिए या डब्ल्यूबीसी काउंट बोलिए या प्लेटलेट्स काउंट बोलिए, कुछ इस मेथड से, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, बहुत स्पीडली इसे रोटेट किया जाएगा। अब ये क्योंकि रोटेट हो रहा है डेंसिटी की वजह से, अलग अलग डेंसिटी की वजह से जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो होप सो ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी इज बेसिकली यूज्ड फॉर फाइंडिंग डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स। बेसिकली यहां पे अगर हम बात करें क्रोमैटोग्राफी हम कहां पे अप्लाई करते हैं, ऐसे सॉल्यूट्स के लिए यूज करते हैं जो एक ही सॉल्वेंट में मिक्स हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं कोई डाई की बात कर रहा हूं। अब ये डाई ब्लैक, ब्लू, ग्रीन कोई भी कलर का हो सकता है या मल्टीपल कलर्स का हो सकता है। तो मल्टी कलर अगर डाई है, से फॉर एग्जांपल ये रेड, ब्लू एंड ग्रीन से बना हुआ है। कोई डाई हमने कंपोनेंट लिया, एक डाई लिया जो बेसिकली आरबीजी मींस रेड, ब्लू एंड ग्रीन से बना हुआ है। तो इस प्रोसेस में हमें करना क्या होता है, एक फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर ले लेते हैं हम, और यहां पर हम मार्क कर देंगे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लोअर लेवल, ठीक है। और यहां पर एक पेंसिल से लाइन खींच देंगे। अब यहां से डाई का एक बूंद हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर सेंटर पे ड्रॉप कर देंगे और इसे सूखने देंगे। इसके बाद ऐसे सॉल्वेंट में हम इसे डिप करेंगे जिसमें ये डाई जो है वो क्या हो, डिसॉल्व होने लगे। अब क्योंकि ये फिल्टर पेपर है, जस्ट हमें क्या करना है, इसे जस्ट उसको टच करे, सॉल्वेंट को टच करे, कुछ इस तरीके से प्लेस करना। अब क्या होगा, पानी या फिर वो सॉल्वेंट इसमें रेज होने लगेगा। अब रेज होने लगेगा तो कुछ देर बाद हमें यहां पर कुछ अलग अलग सर्कल्स देखने को मिलेंगे। अब ये सर्कल्स के जो कलर होंगे आरबीजी, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, डिपेंडिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा वो हमें उतना ही बाहर मिलेगा। मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, एबिलिटी टू गेट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो से फॉर एग्जांपल अगर रेड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर ग्रीन की सॉल्युबिलिटी है और फिर ब्लू की सॉल्युबिलिटी है, तो जैसे ही ये सॉल्वेंट, क्योंकि ये फिल्टर पेपर है या ब्लॉटिंग पेपर है, तो इसमें सॉल्वेंट रेज होने लगेगा। और जैसे ही यहां पर वो सॉल्वेंट पहुंचेगा तो इसके कंपोनेंट भी डिसॉल्व होने लग जाएंगे। क्योंकि रेड की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, वो सबसे पहले डिसॉल्व होकर ऊपर उठने लग जाएगा। उसके बाद अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो है ग्रीन की। तो रेड के बाद कौन डिसॉल्व होना चालू होगा, ग्रीन डिसॉल्व होना चालू होगा, और उसके बाद ब्लू, एट लास्ट ब्लू। तो जो ब्लॉटिंग पेपर है उसमें जो हमें सर्कल मिलेगा वो कुछ इस ऑर्डर का होगा। सबसे ऊपर हमें रेड मिलेगा, देन ग्रीन मिलेगा एंड देन ब्लू मिलेगा। ये जनरली जो कलर कंपोनेंट्स होते हैं या पिगमेंट्स होते हैं, कलर पिगमेंट्स होते हैं, उनके सेपरेशन के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी बहुत इजी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छे तरीके से इसे समझिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन टू मिसेबल लिक्विड्स, मिसेबल लिक्विड्स क्या होंगे, जो आपस में मिक्स हो जाएंगे, है ना। से फॉर एग्जांपल एल्कोहल एंड वाटर या एसीटोन एंड वाटर। अब इन्हें हमें सेपरेट करना है, तो यहां पे फिल्ट्रेशन मेथड या फिर इनमें से कोई भी मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एल्कोहल और वाटर जो है आपस में मिक्स्ड है। अब एक चीज याद रखना है, डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कब
अप्लाई करेंगे? डिस्टिलेशन प्रोसेस हम तब अप्लाई करेंगे जब दो कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 डिग्री से ज्यादा हो। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कब यूज करेंगे? जैसे दो कंपोनेंट्स है किसी सॉल्यूशन में और उन दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें वाटर और अल्कोहल है। नाउ वाटर की हम बात करें तो वाटर, फॉर एग्जाम्पल वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट बात करते हैं ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, और यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल है वो है मान लीजिए 60 डिग्री। सो यहां पर हम डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करेंगे। देखो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा डिफरेंस है तब हम डिस्टिलेशन मेथड प्रोसेस यूज करेंगे। अब क्या करेंगे? बेसिकली इसे हीट कर दिया जाएगा और डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया। और इसके कंडेंसेट होने पर हमें अलग अलग चीजें मिल जाएगी। अब देखिए कैसे। मैंने यहां बीकर को गर्म करना चालू किया। गर्म करना चालू किया तो पहले फॉर एग्जांपल 20 डिग्री या 27 डिग्री या 30 डिग्री रूम टेम्परेचर था, तो 30 से वो 60 डिग्री सेल्सियस पहले पहुंचेगा। 60 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचा तो अल्कोहल क्या होगा? बॉईल करना चालू करेगा, और जैसे ही वो बॉईल करने लगेगा तो वो वेपर फॉर्म में इस ट्यूब पर पहुंचने लगेगा। भाई अभी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचा, 60 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, तो ये अल्कोहल के फ्यूम्स उठने लगेंगे और ये ट्यूब के थ्रू जैसे जैसे ये ऊपर उठते जाएंगे धीरे धीरे ठंडे होते जाएंगे और अल्टीमेटली ये कंडेंसेट हो जाएंगे, और यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते तक अब यहां पे बर्नर ऑन है तो हीट हो रहा है। हीट हो रहा है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने तक अल्कोहल जितना यहां पर प्रेजेंट है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? दूसरे बीकर में हमें मिल जाएगा। यहां क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर बच जाएगा। तो ये प्रोसेस हम कब अप्लाई करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कब अप्लाई करते हैं? जब दो कंपोनेंट के बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। लास्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेम चीज है, लेकिन यहां पर ऐसी दो चीजों के बीच में हम इसे अप्लाई करते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स के लिए हम अप्लाई करते हैं जहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो क्या हो? 25 डिग्री से कम हो। अब मेथड वही सेम चीज रहेगी। यहां से बीकर है और ये कुछ इस तरीके का, और ये हो जाएगा यहां पर कंडेंसेट। तो यहां पर हमें बीकर में मिल जाएगा। नाउ यहां पर इस केस में मान लीजिए अल्कोहल एंड एसीटोन है। अब अल्कोहल की केस की बात करें, वो मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन का जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस है, या वाइस वर्सा। अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो क्या होगा ना, यहां पर देखिए भाई, जैसे ही हम हीट करना चालू करेंगे तो 60 डिग्री तक पहुंच जाएगा। 60 डिग्री पहुंचने के बाद अल्कोहल के फ्यूम्स तो उठने लगेंगे, लेकिन बहुत जल्द वो 70 डिग्री सेल्सियस पे भी पहुंच जाएगा। तो एसीटोन भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो ये भी फ्यूम्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसके साथ उठने लगेंगे और
दोनों ही चीज हमें यहां पे मिलने लग जाएगी, लेकिन हमें तो सेपरेट करना है। तो अल्टीमेटली हम यहां पर एक फ्रैक्शनल कॉलम हम यहां पर और यूज कर लेते हैं, जिसके वजह से कुछ इस तरीके का फ्रैक्शनल कॉलम हम यूज कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, ज्यादा टाइम लगता है जो वेपर्स है उनको ऊपर उठने में। अब देखिए, अल्कोहल क्योंकि जल्दी बॉईल हो रहा है तो इसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और अल्कोहल के फ्यूम्स जो होंगे वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करते हुए यहां पहुंच जाएंगे। अल्कोहल यहां आ जाएगा, और एसीटोन वो भी बॉईल हो रहा है, लेकिन उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर मैं 80 डिग्री सेल्सियस की बात करूं यहां पर, तो एसीटोन भी बॉईल हो रहा है, अल्कोहल भी बॉईल हो रहा है, लेकिन अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट से 20 डिग्री ज्यादा है, एसीटोन सिर्फ 10 डिग्री ज्यादा है। तो किन पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? डेफिनेटली जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस, यहां 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा था। तो अल्कोहल के फ्यूम्स जो है काफी विग्रेसली इस तरीके से पास होते हुए दूसरे बीकर में हमें दूसरे पार्ट में मिल जाएंगे, लेकिन एसीटोन की उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो वो जल्दी ही कंडेंसेट होकर वापस फ्लो बैक कर जाएंगे यहां पे, और एसीटोन हमें यहां मिल जाएगा और अल्कोहल दूसरे बीकर में मिल जाएगा। इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से जो पेट्रोलियम, गैसोलीन, जो क्रूड ऑयल होता है, उससे हम पेट्रोल या गैस ऑयल, केरोसिन, ये सारे कंपोनेंट्स हम सेपरेट करते हैं। कई सारी गैसेस जो एटमॉस्फेरिक एयर की अगर हम बात करें, इसमें से नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फिर आर्गन, ऐसी गैसेस अगर हमें सेपरेट करना है तो भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस ही यूज करते हैं। सो ऑन दिस नोट हमारा ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। हमने सारी चीजें काफी डिटेल में देखी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, स्पेशली क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट के साथ तो जरूर ही कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।